Good evening to all. कल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया था, बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कहा था आपको करने वाला। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, पॉइंटिंग टू हरीश सीमा says he is a paternal grandfather of my elder son महेश। तो माई के बाद जो रिलेशन लिया जाएगा वो सीमा के लिए जाएगा। सीमा का एल्डेस्ट सन कौन कौन है? महेश का बेटा है। ठीक है, एंड ठीक है, अपॉइंटेड टू हरीश सीमा सेज दिस पर्सन इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर। मतलब महेश के ये जो हरीश है, अब ये पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब क्या हुआ? महेश जो है हरीश के बेटे का बेटा है। करेक्ट। अभी जितने भी होशियार लोगों ने ए आंसर दिया है ना, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मैं एक बात को बोल रहा हूँ, वो बात आप लोग समझ नहीं रहे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे एक बात बोल रहा हूँ, वो बात आप लोग समझ नहीं रहे। ठीक है, अभी आप लोग मुझे इसका आंसर करोगे। ठीक है, और मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मुझे आ रहा है गुस्सा। आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा? कैसे आंसर कर दिया? फादर इन लॉ है। कैसे आंसर कर दिया? फादर इन लॉ है। हर्ष, ममता, शीनू, खुशी। रीजन दो, आंसर कराए ए अगर तो। बोलो बोलो, आज आप लोग आगे चलेंगे दिए, चलो बोलो। हिमांशी क्या आंसर होगा इसका? ये कल होमवर्क के लिए दिया था, बोला था करने के लिए, आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था ये क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर होगा इसका? रीजन दोगे कोई भी एक जना? Harish is paternal grandfather of Mahesh. That means Seema is daughter-in-law of Harish. Oh, that's great, Mamta. That's a very good reason. हाँ, यहाँ पर सीमा को आपने डॉटर-इन-लॉ बना दिया, तो आपको सीमा का जेंडर पता है? यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, सीमा को आपने डॉटर-इन-लॉ बना दिया हरीश का, कि सीमा का जेंडर पता है आपको यहाँ पे?
सर इसमें डी ऑप्शन होगा। जी, इसका आंसर डी होगा। सीमा मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीमा का जेंडर नहीं बोला गया। पॉइंटिंग टू हरीश, सीमा सेज ही, मतलब हरीश जो है वो मेल पर्सन, इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माय एल्डेस्ट सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डाटा इनएडिक्वेट। समझ आया या नहीं आया अभी भी? आपको समझ आया? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो बात में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन आपको मैंने करने के लिए बोला था, तो देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। A retiring president was asked who would succeed him as the head of the firm, and he replied, मतलब प्रेसिडेंट ने रिप्लाई किया है। क्या कहा रिप्लाई में? द फादर ऑफ माई सक्सेसर, मतलब जो भी मेरा सक्सेसर है उसका जो फादर है इज माई फादर्स सन, मतलब प्रेसिडेंट के फादर का बेटा, मतलब वो प्रेसिडेंट और वो सक्सेसर, भाई बहन या भाई भाई हो जाएगी। करेक्ट, यस और नो? यहां तक समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। Retiring president was asked who would succeed him as the head of the firm, and he replied, "The father of my successor." मतलब जो भी मुझे मेरे पास रूल करने वाला है उसके जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है, मतलब वो दोनों भाई भाई या भाई बहन हो गए। करेक्ट। उसके बाद बट आई हैव नो ब्रदर और सन, आई हैव नो ब्रदर और सन। एक सेकंड, यहाँ पर पूरी लाइन पढ़ोगे अगर आप, ये लिखा है द फादर ऑफ माई सक्सेसर, मतलब जो मेरे सक्सेसर का फादर है वो मेरे फादर का बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसर नहीं आएगा। एक सेकंड वापस से देखो, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा था? फादर ऑफ माई सक्सेसर, मतलब जो भी सक्सेसर है मेरा, ठीक है, जो भी मेरा सक्सेसर है उसके जो फादर है उसके जो फादर है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट के फादर के बेटे हैं। इज माई फादर सन। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें आगे? आई हैव नो ब्रदर और सन, कहने का मतलब प्रेसिडेंट कह रहा है कि ना तो मेरा कोई भाई है और ना तो कोई मेरा बेटा है। अब देखो, जब इसका कोई भाई नहीं है, इसका मतलब ये जो फादर वाला पर्सन है, मेल पर्सन है, ये प्रेसिडेंट को खुद ही बनना पड़ेगा, है ना? ठीक, अब उसका सक्सेसर कौन होगा? उसकी तो कोई डॉटर भी नहीं है, तो अगर उसकी कोई डॉटर नहीं है, सॉरी उसका कोई डॉटर नहीं है, ब्रदर और सन, तो जब उसका कोई बेटा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसका सक्सेसर कौन होगा? उसकी डॉटर होगी। समझ आया या नहीं आया?
आंसर तो किसी का आया नहीं है और जितने लोग आया वो गलत आया। सर ये समझ तो आ गया, लेकिन आपने यूं कहा था पीछे से शुरू करना है, तो पीछे से आपने शुरू क्यों नहीं किया? पीछे से कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? एक कोई कर- रटी रटाई चीज थोड़ी ना चलती है, थोड़ा सा तो अपने दिमाग को यूज करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रिटायरिंग प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड हु वुड सक्सीड हिम एज हेड ऑफ द फर्म एंड ही रिप्लाइड। यहाँ पर ये दो चीज में ब्रेक है, ठीक है स्टेटमेंट। अब माय फादर सन, तो ये प्रेसिडेंट है, पीछे से गलत कर देगा। माय फादर सन मतलब प्रेसिडेंट के फादर का सन, मतलब इसका भाई, ठीक। अब आगे से करेक्ट करो। द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज, मतलब प्रेसिडेंट का जो वो क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट का द फादर ऑफ माई सक्सेसर, मतलब जो प्रेसिडेंट को सक्सेसर करना, मतलब जो प्रेसिडेंट के बाद आने वाला है राज करने के लिए, उसका जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है। आई बात समझ में? अभी जो मेरे सक्सेसर का फादर है, प्रेसिडेंट कह रहा है जो मेरे सक्सेसर का फादर है वो मेरे फादर का बेटा है, मतलब या तो मेरे भाई का बेटा होगा या उसकी बेटी होगी। समझ आया या नहीं आया? आ गया, आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये आगे ये कह रहा है आई हैव नो ब्रदर, मतलब मेरा कोई भाई नहीं है। इसका मतलब जो सन है वो ये प्रेसिडेंट खुद होगा अपने फादर का, जब ये बोल रहा है आई हैव नो ब्रदर, ठीक। अब सक्सेसर की बात आती है, अब सक्सेसर तो इसी का बेटा या बेटी होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है आई हैव नो ब्रदर और सन, तो कोई लड़का भी नहीं है, इसका मतलब सक्सीड कौन करेगा उसे? उसकी बेटी सक्सीड करेगी। समझ आया? यश, सोनाक्षी, शेफाली, चीनू, प्रियंका, प्रतिभा, प्रणति, ममता, प्रतिभा, Yes, sir. खुशी, हर्ष, अनिकेत। यस सर। ठीक है, अभी समझ में आया? अनिकेत थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये टाइप की प्रॉब्लम्स की, क्योंकि थोड़े से कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो। ई सर। क्या बोला आपने? ई। ई, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सारिका। नवीन सेज, नवीन कुछ कह रहा है। नवीन क्या कह रहा है इसको पीछे से देखते हैं। माई मदर, मतलब नवीन की मदर, ब्रदर ऑफ माई मदर।
only nephew of the brother of my mother, only nephew of the brother of my mother। इसका मतलब नेफ्यू मतलब ये हो गया कि ये जो नवीन की मदर है, इनका जो भाई है, इनका सिर्फ एक ही नेफ्यू है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक नेफ्यू का मतलब हो गया सिर्फ एक ही भतीजा होगा या एक ही भांजा, मतलब एक ही मेल होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है नवीन से शी इज अ वाइफ, ये जो सारी का है ये वाइफ है। किसकी वाइफ है? ओनली नेफ्यू ऑफ द ब्रदर ऑफ माय मदर। समझ आया यहाँ तक? अब क्वेश्चन क्या है? माय मदर हैज ओनली वन ब्रदर, मतलब एक ही भाई है, ठीक, एंड ओनली वन चाइल्ड, ओनली वन चाइल्ड है, मतलब इसका क्या कहना, ठीक है। मतलब माय मदर हैज ओनली वन ब्रदर एंड ओनली वन चाइल्ड, इसका मतलब मदर ये नवीन ही हो जाएगा। ओनली वन चाइल्ड का मतलब क्या, ये नवीन हो जाएगा यहाँ पे। सुन लो पहले पूरी बात। ठीक है ना, हाउ सारिका इज रिलेटेड टू नवीन, हाउ सारिका इज रिलेटेड टू नवीन। नन ऑफ दीज आएगा। आप लोगों ने यहाँ पर क्या अज्यूम करा, जिन्होंने वाइफ बोला, आपने ये अज्यूम करा पहले चीज तो नवीन एक मेल है, ठीक है। क्या ये assumption सही था आपका? आया ना करके बताओ। यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंटिंग टूवर्ड सारिका, नवीन सेज शी इज अ वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है? ओनली नेफ्यू ऑफ द ब्रदर ऑफ माय मदर, मतलब नवीन की मदर है, उनकी मदर। अब ये लिखा है यहाँ पे वही मदर है ओनली वन ब्रदर एंड ओनली वन चाइल्ड, एक ही चाइल्ड है, ठीक। जरूरी थोड़ी है नवीन मेल पर्सन हो। सारिका के साथ शादी हो रही है तो नवीन नवीन मेल ही होएगा। ये किसने कही सारिका की शादी? लिखा लिखा है बात, सारिका की शादी हो रही है नवीन की मदर के ब्रदर के ओनली नेफ्यू के साथ, ठीक है। कहाँ पर लिखा है नवीन से हो रही शादी? कहाँ लिखा हुआ है ये चीज? सर उसमें लिखा है उसकी माँ, तो वो उसके एक ही लड़का होगा, वो नवीन ही होगा। वहां पर लिखा है माय मदर हैज ओनली वन चाइल्ड, तो सर अगर सारिका मतलब सर वाइफ है तो सर नवीन मतलब सर ब्रदर की मदर का नवीन तो सर मेल ही हुआ सर फिर। सर ये भी तो लिखा है कि उसका एक ही भाई है। एक भाई है, इसकी एक बहन नहीं हो सकती, और अगर उसकी बहन का बेटा हो गया तो क्या ये उससे शादी नहीं कर सकती और ये फीमेल हो जाएगा तो तब भी तो एक ही नेफ्यू रहा। यहाँ पर ये थोड़ी ना लिखा कि नवीन की मदर की कोई बहन नहीं है, सिर्फ ये तो लिखा कि एक ही ब्रदर है। और अगर इसकी कोई एक मदर भी होती है, इसकी एक और कोई बहन होती, तो भी उसका जो मेल पर्सन होता उसका चाइल्ड, वो स्टिल कौन होता? नेफ्यू होता है, ये मामा नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं है कि इसकी सिर्फ एक बहन है, सिर्फ ये तो लिखा कि सिर्फ उसका एक भाई है। वो तो मुझे भी पता किसी की नेफ्यू तो मेल ही होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आ गया है सर समझ। अरे प्रतिभा का ओनली नेफ्यू भी तो लिखा है, बट क्वेश्चन में ये थोड़ी ना लिखा कि इस मदर का सिर्फ एक ही ब्रदर है, ये लिखा हुआ है भाई मदर इज ओनली वन ब्रदर, बट ये तो नहीं लिखा ना कि इसकी कोई सिस्टर नहीं है। अगर इसकी सिस्टर हो जाए कोई एक्स करके, ठीक है, उस केस में इसका कोई एक बेटा हो, फिर तो नवीन नवीन मेल हो या फीमेल हो तो फिर उस केस में नवीन फीमेल हो जाएगा, क्योंकि जब नेफ्यू एक है तो इसकी मदर की जो सिस्टर होगी
उसके पास में तो बेटा हो सकता है कोई, और फिर वो बेटा क्या हो जाएगा, इसकी ओनली नेफ्यू हो जाएगा, तो उस केस में सारिका फिर इसकी वाइफ हो जाएगी। अगर यहाँ पर नवीन का जेंडर क्लियर होता, अगर नवीन का जेंडर यहाँ पे मेल होता तो ये क्लियर है कि उसकी, अगर देखो अगर यहाँ पे नवीन का जेंडर क्लियर होता तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती कि भले ही नवीन की मदर की कोई और सिस्टर हो जाए, लेकिन फिर उसके उस केस में कोई बेटा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके ब्रदर का सिर्फ एक ही नेफ्यू था। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। लेकिन यहाँ पे नवीन का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता, वो फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि फिर उसकी मदर की कोई और सिस्टर हो जिसका कोई एक बेटा हो। समझ रहे हो थोड़ा एक्सट्रीम केस में जाके इसको। आपने यहाँ पर यह अजम्पशन कर लिया कि यहाँ पर लिखा कि माय मदर इज ओनली वन ब्रदर, इट डज नॉट मीन कि उसकी कोई सिस्टर नहीं हो सकती। आप लोगों ने क्यों, मैं आपसे वही मना कर रहा हूं ना, क्यों अजम्पशन कर रहे हो? जब यहाँ पे नवीन का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा तो क्यों नवीन को मेल बना दिया? अगर डीप नहीं सोच पा रहे तो मत सोचो, लेकिन फिर अजम्पशन भी तो मत करो। वही चीज आपने लास्ट क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में गलती करी थी, वही आप यहाँ पे कर रहे हो। सर बोलो। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ना ये लिखा था ओनली वन सन, तो मतलब और ये वाला कि आई हैव नो सन, मतलब मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तो तो क्या पता बेटी भी ना हो, यहाँ मेंशन ना कर रखी हो। तो एक बात बताओ, फिर ये सक्सेसर कौन होगा इसका? जब इसका कोई भाई नहीं है तो सक्सेसर कौन होगा इसका यहाँ पे? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि सक्सेसर है कोई ना कोई, ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा, कोई ना कोई मेरे बाद राज्य करने वाला है, ठीक है, कोई ना कोई राज करेगा मेरे बाद, वहां पे नन ऑफ दीज नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पर भूतनी राज करेगा उसके बाद। क्लियरली बोल रहा हूँ, जब तक जेंडर नहीं क्लियर हो तब तक आंसर समझ लगाना है क्वेश्चन की। नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है किसी को? इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। चलो 11 वाला देखो।
pointing to the Rohini in the picture. Gaurav said something. Gaurav again. Gaurav said. हर मतलब, यहाँ पर हर का मतलब क्या है? हर किस लिए यूज करा जा रहा है? सर रोहिणी। और हर यूज करने से क्या रोहिणी का जेंडर क्लियर हो सकता है? सर फीमेल। हर यूज करने से रोहिणी का जेंडर क्लियर हो जाएगा, रोहिणी कौन हो जाएगी? फीमेल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? हिमांशी, सर एक बार ना उल्टा बता देना, मैंने उल्टे से कर रखा था। pointing to the Rohini in the picture, Gaurav said, my wife मतलब इसकी, देखो एक सेकंड पढ़ते हैं। pointing to the Rohini in the picture, Gaurav said, her mother has only one grandchild whose mother is my wife. ओके, मतलब गौरव की वाइफ, गौरव कौन हो जाएगा? मेल पर्सन। ठीक है, मदर इज माय वाइफ। देखो यहाँ पर ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है। हुज मदर इज माय वाइफ, तो आप हर टाइम पीछे से नहीं जा सकते, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही यहाँ से हुज मदर इज माय वाइफ। ठीक है, अगर आप इसको क्वेश्चन आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए कि जब मुझे आगे से जाना, कब मुझे पीछे जाना है। यहाँ से स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा, हम पीछे से इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से क्लैरिटी मिलती है, यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ठीक है, अगर आप आगे से जाओगे तो यहाँ क्या लिखा है? गौरव सेड हर मदर, मतलब रोहिणी के बारे में बात कर रहा है। रोहिणी की मदर मतलब रोहिणी फीमेल है। ठीक है, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, इसकी जो माँ है उसका एक ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, जिसकी माँ मतलब उस ग्रैंड चाइल्ड की जो माँ है, इस ग्रैंड चाइल्ड की जो भी माँ है, ठीक है, वो गौरव की कौन है? बीवी है, मतलब इज माय वाइफ, गौरव की वाइफ। समझ आया ये पॉइंट? वापस से देखो, पॉइंटिंग टू द रोहिणी इन द पिक्चर, गौरव सेड, गौरव क्या कह रहा है? हर मदर मतलब रोहिणी की जो माँ है उसके पास एक ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, जिसकी मदर, उस ग्रैंड चाइल्ड की मदर, उस ग्रैंड चाइल्ड की जो मदर है वो गौरव की वाइफ है। अभी समझ आया? अभी यहाँ पर क्या दे रखा है कि हाउ इज अ रोहिणी इन द पिक्चर रिलेटेड टू गौरव। अभी यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट आएगा ना। अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो मुझे क्या पूछा गया कि हाउ इज अ रोहिणी इन द पिक्चर रिलेटेड टू गौरव, तो एक चीज तो ये है कि रोहिणी और गौरव का रिलेशनशिप निकालना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि गौरव का इस लेडी के साथ रिलेशनशिप नहीं दे रखा। क्या ये इसका बेटा है, क्या ये इसका दामाद है, और क्या ये लड़की इसकी रोहिणी की सिस्टर बनेगी या भाभी बनेगी, ये बात क्लियर नहीं है। क्योंकि इसका ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है और ये दोनों उसके पेरेंट्स है। ठीक, अब ये इसका ग्रैंड चाइल्ड दो केस में हो सकता है, या तो ये गौरव की मम्मी हो या इसकी मदर। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को समझ रहे हो? देखो आंसर आपने सही दिया है, लेकिन इसके पीछे और डीप में क्या है वो देखो। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ग्रैंड चाइल्ड हूँ किसी का, तो वो मेरे मदर के फादर है या मेरे पिताजी या मेरे फादर के फादर है, वो नहीं क्लियर हो सकता उस चीज से। समझ आया? क्योंकि मैं दोनों ही केसेस में ग्रैंड चाइल्ड हूँ। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है,
ठीक है, तो अभी आप लोग 2 मिनट का टाइम ले लो, इन 11 क्वेश्चन को एक बार देख लो, पॉइंटिंग वाले, इंडिकेटिंग वाले, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो, एक बार आप लोग सब क्वेश्चन को, 11 क्वेश्चन को, उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है कोडेड वाला, वो स्टार्ट करेंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हमने 2 कंप्लीट कर दिए, तो इंडिकेटिंग टाइप वाले क्वेश्चन और आपके पजल वाले, ये फेवरेट की वाले। अब करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। अभी इसमें कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। सर हाँ, ये ओनली एसएससी आएंगे ना? सॉरी, ये ओनली एसएससी आएंगे ना? हाँ ये इंडिकेटिंग वाले से भी एसएससी में आते हैं। सर मेरे को ना एक डाउट था बोलो। कि ना इसमें ना जैसे एक वो पूरे क्वेश्चन में यूं था कि एक बॉक्स बीच में ना खाली रह गया था, भूमि वाला, और वो वाला क्वेश्चन था शायद हाँ ये यही वाला था, यही वाला। तो बीच में ना एक बॉक्स खाली रह गया था और नीचे आ गए थे भूमि और ये वाला अनुपम आ गए थे नीचे। तो फिर आपने यूं कहा था कि इनकी शादी नहीं होगी तो भूमि और अनुपम कैसे आएंगे, तो हम मोहिनी को इधर और हिरेन को इधर ले आएंगे। तो फिर हम यूं भी तो सोच सकते हैं कि हिरेन और मोहिनी ऊपर वाले जनरेशन में हो और इनके जो माँ बाप है वो मर गए हो, जो फैमिली में हो ही ना कोई, मतलब yes, किसी को मारा हुआ नहीं है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा। ठीक। तो डायरेक्ट सबको बच्चे बना दो, सबकी मम्मी को मार दो, आप तो ऐसी मत कर रहे हो। नहीं जो है, यानी कि जो है उसका तो नाम नहीं रखा होगा ना, जो नहीं नहीं, है ऐसा फैमिली। अगर ऐसा कुछ रहता है कि फादर इज नॉट अलाइव या मदर इज नॉट अलाइव, तो क्वेश्चन में लिख के देते हैं। मैंने देखिए ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है कि वन ऑफ द पेरेंट इज नॉट अलाइव, इस टाइप से क्वेश्चन में लिखा रहता है। ठीक है, ठीक। चलो ये आपका सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बैंक। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और एक क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। इसके लिए हम लोग उसके लिए थोड़ी सी चीजों को सीखते हैं, जैसे कि सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे पहले देखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है कि यहाँ पर डॉलर लिखा है, यहाँ पर हैश है, यहाँ @ है, यहाँ परसेंटेज है। यहाँ पर हैश का मतलब क्या है, मदर। हैश का सॉरी डॉलर का मतलब है मदर, हैश का मतलब फादर, @ का मतलब हस्बैंड, और परसेंटेज का मतलब डॉटर। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे लिखे हैं, ये जो पहला वाला पर्सन है पी और ये सेकंड वाला पर्सन है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, मीन्स पहला वाला पर्सन दूसरे पर्सन की माँ है, पहला वाला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर है, पहला वाला पर्सन दूसरे पर्सन का हस्बैंड है, और पहला वाला पर्सन दूसरे पर्सन का डॉटर है, बेटी है। समझ आया क्या लिखा है? ये डायरेक्शन समझ में आया क्या लिखा है? आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब आपके पास 1 2 3 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आर एच की कौन है, बहन है। कौन है? आर एच की बहन है। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन?
इस बैच में आप लोग थोड़े से कम एक्टिव हो गए, एक दो लोग सिर्फ एक दो लोग ही आंसर्स करते हैं, बाकी लोग को रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ठीक है। तो फिर वो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता, ठीक है। तो जो लोग बाकी ठीक है, कुछ बार बार बोलने का फायदा नहीं आपको, जैसा आपको पढ़ना उसे लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट आर इज द सिस्टर ऑफ एच। तो यहाँ पर आपको दो चीज देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर लिखा है आर इज द सिस्टर ऑफ एच, तो इसका मतलब क्या है कि आर एक फीमेल पर्सन है, आर एक फीमेल पर्सन है, यस और नो? सर ठीक है। तो बेसिकली ये तो अगर आप चारों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर निकालते हो तो वो तरीका सबसे बकवास तरीका होता है। हम करते क्या है, हमने जैसे ये देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट आर इज द सिस्टर ऑफ एच। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमें जिसका रिलेशनशिप बताना है उसमें किसका जेंडर क्लियर है। हमें यहाँ पर आर का जेंडर क्लियर है, आर सिस्टर है एच का, तो हमें मालूम क्या पड़ा जेंडर क्या है। अब हमें ये चीज देखनी है कि कौन से वाले ऑप्शन में ए बी सी डी में से आर का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आर का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो वो वाला एक्सप्रेशन क्या मुझे ये आंसर दे पाएगा, आर इज द सिस्टर ऑफ एच? बताओ, क्या वो वाला एक्सप्रेशन मुझे आंसर दे पाएगा, आर इज द सिस्टर ऑफ एच? नहीं दे पाएगा। तो अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी देखो, तो जो आर की पोजीशन है ये जो लास्ट में आ रही है, ये जो आर की पोजीशन है ये जो लास्ट में आ रही है, तो ये जो पोजीशन आर की लास्ट में आ रही है बेटा, क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको आर का जेंडर डिफाइन कर पाएंगे? जैसे आप एक बार पढ़ के देखो, नो सर। एफ हैश आर लिखा है, एफ हैश आर का मतलब क्या है, एफ इज द फादर ऑफ आर। तो बट यहां से आर का जेंडर तो मालूम नहीं पड़ रहा ना। अगर लिखा है एफ डॉलर आर, इसका मतलब क्या है, एफ इज द मदर ऑफ आर। अगेन इससे आर का जेंडर तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। समझ आ रहा है? तो यहां पर एक्सप्रेशन में जिसका जेंडर डिफाइन है उसका जेंडर डिफाइन है, तो पर्टिकुलरली ये बात क्लियर है कि जो एक्सप्रेशन है अगर उसी पर्सन का मतलब उसी वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल का जेंडर डिफाइन है, अगर वही वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के लास्ट में आता है बिल्कुल, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर अगर रिवर्स रिलेशन हो तब तो आ जाएगी ना, क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अगर पी हैश क्यू का मतलब हो कि क्यू इज द फादर ऑफ पी, तो फिर तब तो हम मान लेंगे ना, हाँ। है ना? अभी इतना समझो, पहले इतना समझ में आया? आप कह रहे हो अगर एफ एच आर है और एफ एच आर में, जैसे चलो इसको छोड़ते हैं, हाँ, आपने बात सही बोली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपने अच्छा पॉइंट पुट किया है। जैसे कि हिमांशी ये कह रही है कि एफ डॉलर आर लिखा था यहाँ पे, जैसे तो हिमांशी कह रही है अगर एफ डॉलर आर का यहाँ पर डॉलर में मतलब होता कि क्यू इज द मदर ऑफ पी, मतलब हिमांशी कह रही है कि सेकंड पर्सन पहला था, तो फिर इसका मतलब ये होता आर इज द मदर ऑफ एफ। तो इसका मतलब इसको फिर एलिमिनेट नहीं कर पाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पहली बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? थैंक यू सर। समझ आया? तो ये बात बहुत सही बताइए, लेकिन तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो तो डायरेक्शन में वो क्या कह रहा है कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल के लिए बात समझ में आई? अगर 1 to 2nd पर्सन दे रखा है और वो वेरिएबल लास्ट में आ रहा है तो उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा, हाँ या ना बताओ? सर एक और अच्छी बात बताऊं, देखो जैसे एफ हैश आर हो, तो अगर यूं हो कि भाई एफ इज द वाइफ और ऑफ आर, तो हमें तो पता चल नहीं जाएगा कि एक बात आर बताओ मुझे, हस्बैंड है। एक बात बताओ, इतने होशियार कैसे हो गए, कहीं से पढ़ के आए हो? नहीं पर एकदम दिमाग चल गया सर। देखो बिल्कुल सही बात बोली है, ये जो इन्होंने बोला ये एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे आर का जेंडर पता था ना, तो मैं उसके हिसाब से एलिमिनेशन कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर यहाँ पर एफ हैश आर का मतलब ये होता कि एफ इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो ऑटोमेटिकली आर फीमेल हो जाता फिर उस केस में, तो मैं उसे एलिमिनेट नहीं कर पाता। समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? आज हिमांशी लगता है कुछ
विटामिन की या कुछ कैल्शियम की गोली लेके बैठी है। सब समझ में आया? तो दिमाग आज दुगनी तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, ये एक्सेप्शन केस है, बट स्टिल 80% केसेस में आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक, अब आपने ये एलिमिनेट कर दिया। अब सुनो दूसरी बढ़िया वाली बात। ये जेंडर डेफिनेशन क्या चीज थी कि भाई जिस पर्सन का जेंडर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लियर है, फॉर एग्जांपल आर इज द सिस्टर ऑफ एच और आर का जेंडर क्लियर था, उसके बेसिस पर मैंने जेंडर डिफाइन करा था और उसके बेसिस पर मैंने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। दूसरी चीज आती है जेंडर गैप। सुनो ध्यान से, सिर्फ सुनते चलना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, मैं बोल रहा हूं ए इज द मदर ऑफ बी, मैं बोल रहा हूं ए इज द अंकल ऑफ बी, मैं बोल रहा हूं ए इज द आंट ऑफ बी, मैं बोल रहा हूं ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। ये जो मैंने 6 स्टेटमेंट बोले हैं, इसमें एक चीज कॉमन थी कि ए और बी में एक जेंडर का गैप था। हाँ या ना करके बताओ। ठीक है, तो जितने भी ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे कि ए इज द मदर, फादर और अंकल एंड मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, इन सबको आप कैसे दिखाओगे? +1 से, क्योंकि यहां पर सारे के सारे केस में ए जो है बी से एक जेंडर ऊपर है, तो इसको न्यूमेरिकली दिखाओगे +1। क्या ये बात समझ में आई? यस आया करके बताओ। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहां पे ये लिखा होता A is the son, daughter, nephew, niece, daughter-in-law, son-in-law of B। अब क्या करता है इस में? मैथमेटिकल क्या यूज करता है इसमें? अब जो है पहले ए था, बी से एक जेंडर ऊपर था, बहुत बड़ी लॉन्ग था। अब ये जो ए है वो बी से एक जेंडर नीचे चला गया, मतलब इसके लिए यूज करूंगा -1। आपको क्लियर हो रही है भाई? ठीक है, चलो अभी मैं अगर यही बात बोलता हूं कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ बी, तो इस केस में क्या मैथमेटिकल यूज करूंगा एक्सप्रेशन ए के लिए? बहुत बढ़िया, +2। अगर स्टेटमेंट होता ए इज द ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर ऑफ बी, तो क्या यूज करता? -2। बहुत बढ़िया। यहीं पर अगर मैं बोलता ए इज द कजिन, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो क्या होता है ए और बी का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? बहुत बढ़िया। ममता 0 होता ना इन सारे रिलेशनशिप में? आप सब लोग एक ही जेंडर में तो आते हो ममता, यस और नो? ठीक है, समझ में आ गया जेंडर गैप क्या होता है? समझ में आ गया जेंडर गैप क्या होता है? अब देखो यहाँ पर कहानी आ गई। यहाँ पर मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? मुझे बताना है कि R इज द सिस्टर ऑफ H।
तो मुझे पहली चीज मालूम पड़ेगी कि जो आर का जेंडर डेफिनेशन मालूम पड़ा, फीमेल है। आर इज द सिस्टर ऑफ एच, इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन में आर और एच के बीच में मैथमेटिकल जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जीरो आएगा। तो यहां से हमने पहला और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आप थर्ड ऑप्शन को देखो, आर डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है, मदर, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, +1, डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, मतलब 0, एफ हैश एच, हैश का मतलब क्या है, फादर, क्या आ जाएगा, +1। आर और एच के बीच में जो नेट रिजल्ट आया है मैथमेटिकल को क्या है, +1 0 +1, यानी कि +2 आ रहा है। और मुझे आर और एच के बीच में नेट रिजल्ट चाहिए 0, इसका मतलब सी भी एलिमिनेट हो गया। क्या ये बात समझ में आया कि मैंने सी को एलिमिनेट कैसे किया? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, आर परसेंट डी एट द रेट एफ डॉलर एच। परसेंट का मीनिंग क्या है, डॉटर यानी कि -1, एट द रेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, हस्बैंड यानी कि 0, डॉलर का मतलब क्या है, मदर यानी कि +1, -1 0 +1, नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है 90%। अभी आप श्योर नहीं हो, क्योंकि ये जो तरीका मैंने आपको बताया है 80-90% ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ये आपको सही आंसर देगा, लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन फर्क देखो, कहां आप 4 एक्सप्रेशन को ट्री स्ट्रक्चर या फैमिली ट्री बना के चेक करते, वहां आपने 4 में से सिर्फ एक एक्सप्रेशन में अपने आप को रिड्यूस कर लिया। अब इसका फैमिली ट्री बना के चलो फटाफट से। आर परसेंट डी का मतलब क्या है, आर इज द डॉटर ऑफ डी, डी एट द रेट एफ का मतलब क्या है, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, और एफ हैश एच का मतलब क्या है कि एफ इज द मदर ऑफ एच। हो गया क्लियर, आर इज द सिस्टर ऑफ एच। ये मैंने क्यों किया ऑप्शन नंबर 2 के लिए, क्योंकि मेरे पास नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में था। ओके, एफ हैश एच, एफ फादर एच है, एफ हैश एच, एफ एफ फादर डॉलर एच है। ये देखो ना यहाँ पर डॉलर लगा है ना। अच्छा ठीक है, मदर है, ठीक है। समझ आया, ये बता दो। बिल्कुल जरूरी है अनिकेत, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बोलता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको 90% ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प कर रहा है, लेकिन 100% आपको आंसर कभी मिलेगा जब आप फटाफट से उसका ट्री स्ट्रक्चर बना के देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं बैठा तो मेरा आंसर नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। इसलिए आपको जो एक्सप्रेशन, आप जब 3 एक्सप्रेशन या 2 एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करते हो तो बाकी का आपको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन तब भी आप इसमें देखोगे कि आपका 80% टाइम बच गया। 80% टाइम बचा या नहीं बचा? यस सर। सर नन ऑफ दीज नहीं होगा तो हम चेक नहीं करेंगे। नहीं, फिर जरूरत नहीं है, लेकिन बैंकिंग के मेंस में आएगा तो नन ऑफ दिस भी आएगा और कैन नॉट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन में आएगा। वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ओके सर। अभी ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको नहीं बताया, अब क्या है इसमें और उसमें फर्क क्या है कि वहां पर आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया हुआ है एंड देन टू जस्टिफाई दैट रिलेशनशिप आपको एक्सप्रेशन चेक करना है। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर they have given you expression and then using that expression you have to find out a particular relationship। तो यहाँ पर इजी काम है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर उस सब काम करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका रिवर्स आता है तो आपको वो मेथड लगाना है, बाकी आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर सकते हो। P एट द रेट Q का मतलब क्या, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q का मतलब Q इज द मदर ऑफ M, MST का मतलब क्या, M इज द फादर ऑफ T, indicates what relation of P with T। तो P कौन हो जाएगा T का,
ये हो जाएगा आपका पैटर्नल ग्रैंडफादर। समझ आया? समझ आए दोनों टाइप की क्वेश्चन को कैसे करना है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? दोनों मेथोडोलॉजी समझ में आया टॉपिक के? अभी सिर्फ इसका प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है, मैं आपको ना आज इसकी आज मैं एक काम करूंगा, मैं अभी आपको इसकी क्लास में वीडियो वर्कशीट दोनों दिला देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें नया कुछ पढ़ाने को नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको, तो दोनों शीट आप प्रैक्टिस करो आज। ठीक है, इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन है कुछ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने कोडिट के, ये प्रैक्टिस करना है इन्हें। ठीक है, इसको और जो वर्कशीट है उसको दोनों को प्रैक्टिस करके लाओ, दोनों के डाउट्स ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप के बोलो, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। बता हिमांशी। अनिकेत ने तो बाय भी कर लिया। चलो ठीक है, अनिकेत ने बाय कर लिया तो मैं भी बाय कर लेता हूँ, है ना? अनिकेत कह रहा सर बस हो गया आज का। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस करके आना है इसकी, मैं वर्कशीट क्लास में भी दोनों देता हूँ। हाँ वो बिल्कुल ट्रिकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो उसकी प्रैक्टिस करना, मैं अभी आपको वर्कशीट दिलाता हूँ उसकी, मैम को बोलकर। ठीक, क्लास में वीडियो मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगा, फिर डाउट देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ आप लोग कर लो एक बार, दोनों जो भी डाउट होंगे वो हम ले लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। चलो